मैं अस्मिता तिवारी, हिंदी विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज। आज मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ प्रगतिशील काव्य आंदोलन पर चर्चा करते हुए कुछ कवियों पर बातचीत करना चाहूँगी और इस चर्चा को प्रगतिशील कविता के संदर्भ में केदारनाथ अग्रवाल को केंद्र में रखना चाहती हूँ। नागार्जुन, केदार और शमशेर की त्रयी ने हिंदी की प्रगतिशील कविता धारा को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना आज के कवियों के लिए संभव नहीं है। आम आदमी की भाषा में आम आदमी की पक्षधरता को बयान करना केवल इन्हीं कवियों के लिए संभव था। इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने आम आदमी की भाषा, बोली, बानी में आम आदमी की पक्षधर कविता ही नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने आम आदमी की भांति जीवन भी जिया। इसी कारण इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में एक साम्य और एक रूपता है जो निराला और कबीर के सिवा कहीं और दुर्लभ है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता के विषय में कुछ बात करने से पूर्व मैं इनके कविता संबंधी विचारों को बताना चाहती हूँ, जहाँ उन्होंने अपने काव्य संकलन गुल मेहंदी की भूमिका में लिखा है। एक जगह उन्होंने लिखा है कि मैं यह नहीं मानता कि मनुष्य का मानस अलौकिक विचार संजोए रखे है और यह वस्तु जगत मिथ्या है। ना मैं यह मानता हूँ कि इस अलौकिक विचार की अभिव्यक्ति यह वस्तु जगत है। मैं वस्तु जगत को सत्य मानता हूँ। इसके विकास क्रम में मैं मनुष्य के विकास का पूरा इतिहास पाता हूँ। मेरी कविता ना तो अलौकिक कविता है और ना अजूबे व्यक्तित्व की कविता है। यह वस्तु जगत से विकसित हुई वाणी और भाषा की कविता है। कविता के बारे में उनके विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कवि केदार की काव्य कल्पना अमूर्त आसमानी उड़ानों का प्रयास न करते हुए ऊबड़ खाबड़ धरती पर यात्रा करती हुई मिट्टी की गंध से ऊर्जा प्राप्त करती है। अपने समकालीन कवियों की भांति केदारनाथ अग्रवाल पर भी छायावाद का प्रभाव पड़ा था। वे ब्रज भाषा के शाब्दिक सौंदर्य से भी प्रभावित हुए थे और बुंदेलखंड की आंचलिक प्रकृति, पर्वत, नदी, झरने, हरे भरे खेत, पक्षी और गांवों का भदेश सौंदर्य, सोंधी माटी की गंध, सभी कुछ उनके काव्य प्रतीकों की कलात्मक ऊंचाइयों के साथ बिखरा है। बांदा जनपद के लोग केदार को एक आंचलिक कवि के रूप में सराहते हैं, किंतु यह आंचलिकता वैचारिक स्तर पर एक वैश्विक स्थिति को जन्म देती है, जो एक महाकवि की रचना के रूप में अपनी अस्मिता बनाए हुए समकालीन समीक्षकों को सराहने के लिए विवश कर देती है। केदार नागार्जुन की भांति घुमक्कड़ नहीं रहे। चंद यात्राओं के अतिरिक्त उनका सारा समय बांदा में बीता। हाँ, बांदा की केन नदी के हरे भरे किनारे बुंदेलखंड की आंचलिकता उनकी काव्य रचना के व्यापक आयामों को दिशा देने में कभी बाधित नहीं हुई। विश्व का शायद ही कोई ऐसा कवि है जो प्रकृति से प्रभावित न रहा हो। केदार भी अपने काव्य सृष्टि को सौंदर्यमयी बनाते हैं और चित्रकूट के यात्री, रानियां, मल्लो, अहिरिन, धूप, मीत, केन किनारे और महाजनी सभ्यता आदि रचनाएं इसी आंचलिक धरती से अंकुरित हुई हैं। जैसे वे कहते हैं कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हमजोली सखियां गले मिली हैं, भैया की बाहों से छूटी भौजाई सी लहंगे की लहराती लचकती हवा चली है। उनकी कविता में एक बीते के बराबर एक ठिगना चना
एक ठिंगना चना मुरेठा बांधे शीश पर सज कर खड़ा है। कमर की लचीली, हठीली, आलसी और हाथ पीले करने वाली सरसों पूरे उत्साह के साथ व्यंजित होती है। केदार की कविता में प्रकृति के चित्र पूरे मानवीय संवेदना के साथ दिखाई देते हैं और इनकी कविताओं में केन नदी के अनेक रूपों का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। गुमसुम नदी का एक बहुत चर्चित चित्र देखने को मिलता है। वे लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव वापस घर आया। केदार ने प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखा है, दुलराया है, सहलाया है, पर मानवीय मूल्यों के धरातल पर प्रतिष्ठित भी किया है और प्रकृति से एक सहज आत्मीयता केदार के काव्य की विशिष्टता है। यह स्वाभाविक प्रकृति प्रेम उनकी कविता में एक रागात्मक सौंदर्य की सृष्टि करता है। एक ऐसा ही दृश्य देखने योग्य है कि धीरे से पांव धरा धरती पर किरणों ने, मिट्टी पर दौड़ गया लाल रंग तलवों का, छोटा सा गांव हुआ केसर की क्यारी सा, कच्चे घर डूब गए कंचन के पानी में। सौंदर्यानुभूति, प्रणय, मिलन, विछोह, रंग, हर कवि की कविता पर चढ़ने वाले प्रारंभिक रंग होते हैं। और जहाँ तक केदार का प्रश्न है, कुछ समीक्षक तो उन्हें मूल रूप से प्रेम के राग के कवि मानते हैं। नागार्जुन की भांति दाम्पत्य जीवन की मर्यादित प्रेम को बहुआयामी बनाकर प्रस्तुत करने में कवि को महारत हासिल हुई है। निराला शमशेर, रविंद्रनाथ, पाब्लो नेरूदा आदि अनेक कवियों पर की गई काव्य रचना कवि के व्यापक प्रेम को ही चिन्हित करती हैं। प्रेम के इस व्यापक संसार में जिसमें वे अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए विराट जीवन की कथा कहते हैं, वह हे मेरी तुम नामक संकलन में संग्रहित है। संकलन की सारी रचनाएं उनके प्रेम की व्यापकता की ही काव्य कथाएं हैं, जिसकी परिधि में पारिवारिक लोग, प्रकृति, पशु, मित्र, लोक जीवन, देश और संपूर्ण विश्व सब कुछ समाहित हो गया है, यहाँ तक कि राजनीतिक विसंगतियाँ भी। दाम्पत्य प्रेम के साथ राजनीतिक विसंगतियों का प्रयोग देखने योग्य है इनकी कविताओं में। जैसे हे मेरी तुम सब चलता है, हे मेरी तुम सब चलता है लोकतंत्र में, चाकू, जूता, मुक्का, मुसल और बहाना, हे मेरी तुम भूल भटक कर भ्रम फैलाए गलत दिशा में दौड़ रहा है बुरा जमाना, हे मेरी तुम। ठीक नागार्जुन की भांति प्यार जहाँ उनके निजी जीवन का प्रेरणा स्रोत है, वहीं लोक जीवन का उत्सव भी है। प्यार उन्हें बांधता नहीं है, पलायन नहीं बनाता, बल्कि अपने आसपास के अपने दायरे से आधुनिक साहित्य के केंद्र में नारी विमर्श, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की एक तरफा पहल नागार्जुन के साथ साथ केदार के काव्य में भी दिखाई देता है। वे अपने जीवन में अपनी पत्नी को बराबरी के उच्चतम शिखर पर बैठा देते हैं। इसलिए उनकी रचनाएं निजी प्रेमालाप से प्रारंभ होकर राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग करती हुई लोक जीवन के मानवीय पक्ष के लिए एक सूक्ष्म बन जाती है और ये मार्क्सवाद से प्रभावित होकर शोषित पीड़ित जन मुक्ति के लिए अपनी कविता को वैचारिक सांस्कृतिक अस्त्र की भांति प्रयोग करते हैं। 1900 आप सभी को ज्ञात होगा कि 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन के तहत संपूर्ण भारत में साम्राज्यवादी
शोषण दोहन के विरुद्ध एक तीव्र हवा बह रही थी। लोक संघर्ष के स्पर्श से बहने वाली इस हवा के प्रभाव से कभी भी अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं से निकलकर समष्टि राग संगीत देने के लिए बेचैन हो उठा। अब उनके काव्य की भाषा, शिल्प, कलात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध और वैचारिकता सभी में बदलाव आने लगा। जनवादी कलात्मक सौंदर्य की खुरदरी जमीन में उनकी कविता अपने लक्ष्य की स्पष्ट घोषणा करने लगी थी और राजनीतिक नारेबाजी तनकर खड़ी हो गई। केदार उन कवियों में से थे जो वैचारिक स्तर पर सामूहिक जन की मुक्ति के पक्षधर अंत तक बने रहे। निराला की छंद मुक्त के बाद उनके समकालीन अधिकांश कवियों ने छंद मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया और वैचारिक तीव्रता के लिए शायद इस दौर की कविता का यह परिवर्तन अनिवार्य रहा होगा। वह लिखते हैं कि आदमी को कविता की ज़रूरत है और कविता को आदमी की ज़रूरत है। यह मेहनतकश आदमी का बेटा उनके काव्य संसार का सबसे बड़ा नायक रहा और इसके विरुद्ध काम करने वाली कथित लोकतंत्र की संस्थाएं ही क्यों न हो, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि से बच नहीं पाई। वर्तमान व्यवस्था के अमानवीय चेहरे को बेनकाब करने में वे सदैव सफल रहे। वे कहते हैं कि देश की छाती दरकते देखता हूँ, व्यास मुनि को धूप में रिक्शा चलाते, भीम अर्जुन को गधों का बोझ ढोते देखता हूँ, सत्य को हरिश्चंद्र को अन्याय के घर में झूठ की देते गवाही देखता हूँ, द्रौपदी को, शैव्या को, सांची को रूप की दुकान खोले लाज का 2-2 टके में बेचते देखता हूँ। केदार गुलाम भारत में पैदा हुए। उन्होंने स्वतंत्र भारत की पतनशील लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी देखा और यह देश की वह पीढ़ी थी जो पराधीन भारत में देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए एक ऐसे स्वतंत्र समाजवादी भारतीय समाज का स्वप्न देख रही थी जिसमें आम आदमी खुशहाल होगा, एक ऐसा समतामूलक समाज होगा जहां सभी को बिना किसी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग भेद के बराबरी से जीने का हक होगा, जहां अमीर गरीब के बीच गहरी खाई न होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। धन्यवाद।